हेलो बच्चों। हम लोग आज 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसको फिनिश करने में। और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके नीट में भी जेई में भी हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट इस चैप्टर से आना ही आना है और बहुत इजी होता है, बहुत आसान चैप्टर है। सो आप उस एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं 4 मार्क्स, क्योंकि बहुत इजी होता है। चैप्टर में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत आसानी से फिनिश कर सकते हैं समझ के, हर चीज़ अच्छे से करते हुए। सो देखते हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो बेसिकली ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट डायमेंशन एंड सेकेंड इज मेजरमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग मेजरमेंट फिनिश करेंगे। ओके, सो यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले सबसे हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ओके, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये डिफाइन करना हम लोगों को। सो फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स, मास, लेंथ, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये सारी क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। सो मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ क्वांटिटी a quantity a quantity which can be measured and expressed in form of laws of physical world is known as physical quantity. Okay, is known as physical quantities. So physical quantity को यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, a quantity which can be measured and expressed in form of laws of physical world is known as physical quantity. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कैन बी मेजर्ड। सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको। जैसे मान लेते हैं इस बोर्ड का लेंथ कितना है, हम लोग एक डिवाइस की मदद से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मास को भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। फोर्स को भी हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी, स्पीड हो गया, इन सारी क्वांटिटी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बाइक का स्पीड मेजर करने के लिए क्या लगा होता है, बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है जो बताता है कि आपकी बाइक कितनी रफ्तार से या कितनी तेजी से चल रही है। तो सेम तरीके से सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं एंड दैट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ फिजिकल वर्ड्स। इन सारी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल तुम लोग खुद दे सकते हो, मास, लेंथ, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सारी क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आप लोगों को डेफिनेशन पर्पज के लिए आप लोग स्कूल एग्जाम के लिए देख सकते हैं इसको, एग्जांपल्स हैं ये, आप लोग नोट कर लें इसको। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके,
types of physical quantities. So basically there are three types of physical quantities जिसको हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है. So there are three types of physical quantities which we have to study in our physics course. जिसमें से पहला है, first one is fundamental physical quantities, second one is derived physical quantities and third one is supplementary physical quantities. So types of physical quantities में जो पहला टाइप्स है इसका वो कौन सा है? फंडामेंटल. नाम से ही पता चल रहा है फंडामेंटल. ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. सेकेंड वन, दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? डेराइव्ड. डेराइव्ड physical quantities. Okay, and third कौन सा है? थर्ड वन कौन सा है? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री फिजिकल quantities. So basically there are three types of physical quantities. First one is fundamental physical quantities, second one is derived physical quantities and third one is supplementary physical quantities. जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं. इन तीनों में हम लोगों को एक एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एक स्पेशल टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है. इसमें सिर्फ दो ही क्वांटिटी हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ओके, तो जल्दी से इसको नोट करें, पॉज करके आप लोग जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. ओके, चलो आओ. आओ, फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. सो नाम से ही पता चल रहा है फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेस, फंडामेंटल. सो बेसिक क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, बेसिक और base quantities which are not derived from somewhere else is known as fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. Okay, so basic quantities जिनको कहीं से डेराइव नहीं किया गया है, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मास, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम. तो मास तो कहीं से डराइव नहीं किया गया है, एक बेसिक क्वांटिटी है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो मास को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी. दूसरा एग्जांपल है लेंथ. लेंथ को हमें मेजर करना है तो सिंपली क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लेंगे. उसके लिए हमें किसी अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है लेंथ को मेजर करने के लिए. तो लेंथ भी कैसी क्वांटिटी हो जाती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है. सेकंड, अगर थर्ड एग्जांपल की हम लोग बात करें टाइम, तो टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट की मदद से टाइम को मेजर कर लेते हैं, जैसे वॉच हो गया. सो टाइम को मेजर करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है क्या? नहीं होती है. सो टाइम कैसा क्वांटिटी हो जाता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. सो अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. देयर आर 7 types of fundamental quantities.
Okay, so there are 7 type of fundamental quantities. Okay, so there are 7 type of fundamental quantities जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है, जिसमें से फर्स्ट कौन सा है? मास, मास। सेकंड कौन सा है? लेंथ। थर्ड कौन सा है? थर्ड वन इज टाइम। फोर्थ वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड सेवेंथ वन इज luminous intensity, luminous intensity. Okay, luminous intensity. So ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। आप सभी को 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज याद होना चाहिए। कौन कौन सी हैं सभी को बिल्कुल याद होना चाहिए। इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं है। जब लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे इतनी बार ये सब चीजें आएंगी कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि 7 जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज है फिजिक्स में, जो 7 जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वन इज मास। मास इज इंटायरली इंडिपेंडेंट, बेसिक क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ना ही मास को किसी अदर क्वांटिटीज की मदद से डिराइव किया गया है। सो दिस इज बेसिक क्वांटिटी एंड इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में। सेकंड की बात करें लेंथ, तो लेंथ भी को भी मेजर करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसको भी हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेंथ हम लोगों को मेजर करना हुआ तो क्या करेंगे? इस लेंथ को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर लेंगे। यानी कि लेंथ को कहीं से डिराइव नहीं किया गया है, इसको मेजर करने के लिए किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। सो लेंथ इज a basic fundamental quantities, is a type of basic fundamental quantities. Similarly टाइम की बात करें तो टाइम को भी हम लोग मेजर करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो टाइम भी कैसा हो जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिमिलरली टेम्परेचर भी। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट आई को हमने कैसे डिफाइन किया था? Q by T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या I is equal to dQ by dt। ओके, सो यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि सर करंट तो है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा तो करंट कम होगा। तो यहाँ पे तो सर करंट जो है वो कैसे फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी, क्योंकि तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। तो बेसिकली हमको चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी मानना चाहिए था, बट हम लोग करंट को क्यों मान रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि करंट को फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में क्यों रखा गया है और चार्ज को क्यों नहीं रखा गया है। ओके, तो तब तक तुम लोगों के लिए होमवर्क है, तब तक पता लगाएं, गूगल करें, जहां कहीं भी देखना है कि करंट जो है फंडामेंटल क्यों है जबकि ये चार्ज फ्लो पे डिपेंड कर रही है। ओके, सो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब हम लोग आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कौन सी हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सेकेंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डिराइव्ड
फिजिकल क्वांटिटी। सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, दे आर डेराइव्ड with the help of other quantity, other और fundamental quantities, उसको हम लोग क्या कहते हैं? derived physical quantities। एग्जांपल के लिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा एग्जांपल स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली स्पीड को मेजर करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी? डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो स्पीड को मेजर आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास डिस्टेंस हो और टाइम हो। ओके, जब आपके पास डिस्टेंस हो और टाइम हो तभी आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स टू कैलकुलेट स्पीड यू नीड डिस्टेंस एंड टाइम, यू नीड डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? derived quantities। तो derived quantities को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? quantities which are not independent and derived with the help of fundamental quantities or any other physical quantities is known as derived physical quantities। okay, is known as derived physical quantities। so fundamental quantities को हमने पढ़ लिया। derived का मतलब नाम से पता चल रहा है उसको कहीं से लिया गया, कहीं से derived किया गया है with the help of other quantities। other quantities में fundamental physical quantities भी हो सकती हैं और other physical quantities भी हो सकती हैं। so ऐसी quantities को हम लोग क्या कहते हैं? derived physical quantity। एग्जाम्पल बोले, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी। ओके, एनर्जी, ये सारी क्वांटिटी कैसी हैं? प्रेशर, और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, बोर्ड भर जाएगा और बहुत सारे एग्जांपल लिखेंगे, बट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उस पर क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के, जिसमें फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी, प्रेशर एंड मेनी मोर। ओके, इवन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 7 को छोड़ के बाकी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इसमें से 2 और छोड़ना होगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो अब फोर्स की बात करें, कैसे फोर्स डिराइव्ड हो गया सर? आपने फंडामेंटल में क्यों नहीं रखा? तो फंडामेंटल का डेफिनेशन अब रिकॉल करें फिर से। ओके, और फोर्स को देखें फिर से। तो फोर्स होता क्या है? फोर्स छोटा सा मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स यानी कि फोर्स कैलकुलेट करने के लिए या मास को फोर्स को मेजर करने के लिए आपको 2 क्वांटिटी चाहिए, मास एंड एक्सीलरेशन। Without knowing these two quantities, you cannot measure force। फोर्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर जो सेटअप होता है वो मास और एक्सीलरेशन लेके कैलकुलेट करके आपको बता देता है वैल्यूज। इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। ओके, सो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यू नीड 2 अदर क्वांटिटीज, मास, एक्सीलरेशन, अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट फोर्स। सो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गया? डेराइव्ड क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी हो गया? डेराइव्ड क्वांटिटी। अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड के बारे में डिस्कस कर ही चुका हूं, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई? डेराइव्ड। स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए यू नीड डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम। बिना डिस्टेंस और टाइम के बिना आप स्पीड को नहीं कैलकुलेट कर सकते। जो स्पीडोमीटर हमारी बाइक में लगा होता है, जो स्पीड मेजर करता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन,
बॉडी जितना डिस्टेंस चल रही है, कितना टाइम ले रही है, उसको डिवाइड करके तब आपके वहाँ डिस्प्ले पे शो करता है वो चीज़। ओके, सो स्पीड कैसा क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। सिमिलरली हम लोग वर्क, एनर्जी एंड प्रेशर के बारे में भी इस तरीके से बता सकते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस टू कैलकुलेट वर्क यू नीड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली फॉर एनर्जी, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, half mv square, that means to calculate kinetic energy you need mass and velocity. Similarly for pressure क्या होता है, force by area, so to calculate or measure for pressure you need force and area, two other quantities. So ये सारी क्वांटिटी कैसी हो गई हमारी derived quantities. So आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड derived quantities में। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे आते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे आते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे आते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, थर्ड वन कौन सा था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो इसका डेफिनेशन आप लोगों को मैं यूनिट डायमेंशनल फार्मूला पढ़ाने के बाद बताऊंगा। जस्ट अभी मैं आप लोगों को रफ आइडिया दे देता हूं कि ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट प्लेन एंगल एंड सेकेंड सॉलिड एंगल। ओके, अगर हम लोग प्लेन एंगल के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है रेडियन। ओके, अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। ओके, तो जस्ट अभी मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगा कि सिर्फ ये दो टाइप की है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसका डेफिनेशन मैं तब बताऊंगा जब डायमेंशन पढ़ा दूंगा। ओके, सो या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इनका यूनिट तो होता है बट कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, सो प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। दो टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आप लोगों को याद होना चाहिए जब हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंफ्यूज होने की या डरने की जरूरत नहीं है, अभी इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। जस्ट आपको मैं बताया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, सिर्फ ये दो टाइप की हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा मैं वहां पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला। ओके, डायमेंशनल फार्मूला, या इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं तो डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशनल फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को भी देखना होगा डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन, ओके, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। तो डायमेंशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट टू व्हिच द रेज क्वांटिटीज are raised to represent that quantity is known as dimension of that quantity. Okay, so dimension को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। तो आप लोग एनसीईआरटी से भी डेफिनेशन को देख सकते हैं। देखिए 11th की फिजिक्स में
आपको डेफिनेशंस नहीं रटना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, डेफिनेशंस तो कुछ है ही नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि साथ सब कुछ न्यूमेरिकल्स है। ओके, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए डायमेंशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी are the power or exponent to which the base quantity or fundamental quantity, base quantity or fundamental quantity, underline this word, base quantity or fundamental quantity are raised to represent that quantity. So मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका अगर हम लोग डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन क्या होता है इसका? एल स्क्वायर। अभी आगे हम लोग कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मीटर का मतलब लेंथ इनटू लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो भी लिखना आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे आप डेफिनेशन को फिर से देखें। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट टू व्हिच द बेस क्वांटिटी or fundamental quantity are raised to represent that quantity. So dimension कितना आ गया? L square. That means एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मास, टाइम, जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने लिखा तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका डायमेंशन लेंथ में है और कितना? 2। इसका डायमेंशन लेंथ में है और कितना? 2। ठीक है, एल स्क्वायर, एल टू द पावर 2, दैट मींस इसका डायमेंशन कितना है? लेंथ में 2। मास में पूछे कितना डायमेंशन है एरिया का, तो 0। टाइम में क्या डायमेंशन है? 0, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टेम्परेचर में क्या डायमेंशन है? 0। ओके, सो इसका डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ किस में है? लेंथ में, और कितना? एल टू द पावर 2। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सो वीडियो पॉज करके आप लोग जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन ऑफ 7 fundamental physical quantity. Okay, dimension of 7 fundamental physical quantities. अब यहां से आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे इस चीज को याद करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से आप लोगों को जो मैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को बताऊंगा, तो वहां से आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा उसको। ओके, तो आते हैं, हम लोग लिखते हैं, चार्ट बनाते हैं, इसमें सीरियल नंबर, क्वांटिटी, यूनिट एंड डायमेंशन। क्वांटिटी, SI यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, सो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमने क्या बताया था? फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमने क्या बताया था? बोलो। मास। याद करें, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिखाया था। मास का SI यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, हम सभी को पता है। तो मास का SI यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ओके, या हम लोग शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? केजी। इसका डायमेंशन क्या होगा? ब्रैकेट में कैपिटल M, ऐसे ब्रैकेट में कैपिटल M, ऐसा नहीं, ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में कैपिटल M। ओके, आते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। सिंबल स्मॉल में हम लोग क्या लिखते हैं? M। इसका डायमेंशन जो होता है दैट इज ब्रैकेट में कैपिटल L, ब्रैकेट में कैपिटल L। थर्ड क्वांटिटी पे आते हैं, टाइम। टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ओके,
टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल ब्रैकेट में कैपिटल T, ओके, ब्रैकेट में कैपिटल T, ओके। आप लोग नोट करते चले मेरे साथ, और ये चीज सभी को याद रहनी चाहिए, याद हो जाती है वो अपने आप। हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। 4 टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बोले? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? केल्विन। सिंबल क्या होता है? के। इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको किसी बुक में के मिलेगा, ब्रैकेट में कैपिटल के और थीटा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी किसी बुक में आपको ब्रैकेट में कैपिटल के मिलता है, तो किसी किसी बुक में ब्रैकेट में थीटा मिलता है, ओके। ये हमारा टाइम का डायमेंशन और यूनिट हो गया। फिफ्थ नंबर की क्वांटिटी कौन सी थी? फिफ्थ वन कौन सा था? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? एम्पियर। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में कैपिटल ए, ओके। सभी को याद होना चाहिए जो मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पे। सिक्स्थ वन क्या था बोलो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मोल, ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में मोल, ओके। ब्रैकेट में इसका ऐसा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? मोल, ओके। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? कैंडेला। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है कहीं पे भी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते टाइम। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? कैंडेला। और डायमेंशन क्या होता है? ब्रैकेट में कैपिटल सी स्मॉल डी, ओके। सो ये बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके एसआई यूनिट और डायमेंशन लिखे हुए हैं, सभी को याद होना चाहिए। फर्स्ट वन इज मास, एसआई यूनिट किलोग्राम, डायमेंशन ब्रैकेट में कैपिटल एम। सेकंड इज लेंथ, एसआई यूनिट मीटर, डायमेंशन ब्रैकेट में कैपिटल एल। थर्ड वन इज टाइम, एसआई यूनिट इज सेकंड एंड डायमेंशन इज ब्रैकेट में कैपिटल टी। फोर्थ वन इज टेम्परेचर, एसआई यूनिट इज केल्विन एंड डायमेंशन इधर ब्रैकेट में कैपिटल के और थीटा, ओके। किसी किसी बुक में कैपिटल के मिलता है और थीटा मिलता है। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट इज एम्पियर एंड डायमेंशन इज ब्रैकेट में कैपिटल ए। सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट मोल एंड डायमेंशन ब्रैकेट में मोल, ओके। Seventh one is luminous intensity, SI unit candela and dimension is bracket में capital C into small d। ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के SI यूनिट एंड उनके डायमेंशन लिखे हुए हैं। ये सभी को बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आप ये चीजें आपको याद नहीं होंगी तो आप फंडा अभी हम लोग जब डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, ओके। इसलिए बिल्कुल याद होना चाहिए, ओके। सो पॉज करके आप लोग नोट करें, मैं इसको रब करता हूँ, इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ से स्कूल एग्जाम में भी, जेई में भी, नीट में भी यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, चैप्टर का जस्ट आउटलाइन पढ़ा कि आगे जो काम आने वाले थे। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस के थ्रू इसको सीखेंगे। सो स्टेप क्या है, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो स्टेप क्या है? एक्सप्रेस
स्टेप कैसे करना है, एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, in terms of fundamental physical quantity. Okay, in terms of fundamental physical quantity. So किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का हमको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। जो भी क्वेश्चन आता है आपके स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे ही क्वेश्चन आता है, वही हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि हम लोगों को बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन हमको याद करने होंगे, मेमोराइज करने होगा, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने आप मेमोराइज हो जाता है। ओके, कैसे कैलकुलेट करना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला, वहां पे मैंने स्टेप लिखा है, एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो एग्जांपल फर्स्ट मैं करने जा रहा हूं। एग्जांपल फर्स्ट, अगर हम लोग एरिया का कैलकुलेट करें, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, और कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाँ, एक चीज और, डायमेंशनल फार्मूला जब भी डिराइव्ड क्वांटिटी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, दैट मींस डिपेंडेंसी ऑफ दैट क्वांटिटी इन अदर क्वांटिटीज। ओके, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखें लेंथ क्या है, यूनिट क्या होता है, मीटर। ब्रेड्थ क्या है, ये भी एक टाइप का लेंथ ही है, यूनिट क्या होता है, मीटर। सो लेंथ का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल। ये भी एक टाइप का लेंथ ही है, ब्रेड्थ, तो भी क्या आ जाएगा, एल। सो एल इंटू एल क्या आ जाएगा, यहां से एल स्क्वायर। ओके, पहला तरीका तो ये हुआ कि सर लेंथ का तो डायमेंशन सीधे एल है, ब्रेड्थ भी एक टाइप का लेंथ है, जैसे ये एक लेंथ हो गया और ये इस बोर्ड का ब्रेड्थ हो गया, तो भी लेंथ, ब्रेड्थ भी तो एक टाइप का लेंथ ही हुआ। ओके, सो लेंथ का डायमेंशन एल, ब्रेड्थ का भी डायमेंशन एल। ये आप लोग, ये तो पहला तरीका हुआ डायमेंशन कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका ध्यान से देखें, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देखो, जब यूनिट से मैं डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने को प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं फोर्स का कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैलकुलेट करें इसको, इसीलिए हमेशा फार्मूले से कैलकुलेट करना सीखेंगे। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल। ये यहाँ पे स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ये काफी सिंपल है। ओके, एरिया का हमको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो पता होना चाहिए एरिया किस किस पे डिपेंड कर रहा है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी एक टाइप का लेंथ ही है, मीटर यूनिट होता है। ये भी एक टाइप का लेंथ है, मीटर ही यूनिट होता है। तो क्या आ जाएगा डायमेंशनल, इसका डायमेंशनल फार्मूला एल, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला एल, तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, एल स्क्वायर। और दूसरा कैलकुलेट करते हैं, सेकंड वॉल्यूम। सेकंड एग्जांपल, वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अभी ध्यान से देखें, ये भी एक टाइप का लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक टाइप का लेंथ ही है, हाइट भी एक टाइप का लेंथ ही है, तीनों लेंथ ही है। ओके, लेंथ यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर, हाइट का यूनिट भी मीटर। तीनों एक टाइप के लेंथ हैं। हमको पता है इसका डायमेंशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल इंटू ब्रेड्थ एक टाइप का लेंथ है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन एल इंटू एच क्या, हाइट। ये भी एक टाइप का लेंथ ही है, हाइट भी एक टाइप का लेंथ होता है, अलग नाम दे दिया गया उसको हाइट। ओके, हाइट का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ ना लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, एल। तो यहां से ध्यान से देखें, एल इंटू एल क्या आ जाएगा, एल क्यूब। मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और इसका डायमेंशन कितना है, 3। ओके,
वॉल्यूम का डायमेंशन मास में नहीं है, वॉल्यूम का डायमेंशन टाइम में नहीं है, वॉल्यूम का डायमेंशन टेम्परेचर में नहीं है, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है लेंथ में और कितना 3। ओके, थर्ड एग्जांपल स्पीड। ओके, सो स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी ना। डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है ना, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाइट हो गया, ब्रेड्थ हो गया, ये सभी क्या है? एक टाइप के लेंथ ही है, जिसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और मीटर के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है? कैपिटल एल। सो डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा? एल ब्रैकेट में कैपिटल एल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन मैं बता चुका हूं, तो कैपिटल टी। सो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? एल टी टू द पावर -1, एल टी टू द पावर -1। सभी को याद होना चाहिए। 4 वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। वो भी एक टाइप का लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक टाइप का लेंथ ही है जो हम लोग मेजर करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? एल। टाइम का कैपिटल टी। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? एल टी टू द पावर -1। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों के डायमेंशनल फार्मूले क्या हैं? सेम है। डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना बिल्कुल सभी को आएगा, जस्ट आप लोग नोट करते हुए चलें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। मीटर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल। सेकेंड टाइम का यूनिट है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? टी। और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? एल टी टू द पावर -2। ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन का डायमेंशन। ये तो मैंने यूनिट से बताया। अगर हम लोग फार्मूले से जाएं तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी क्या? वेलोसिटी ही तो है। अभी वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने कितना निकाला था? एल टी टू द पावर -1 निकाला था ना? बोलो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला और स्पीड दोनों का सेम आया था, और कितना आया था? एल टी टू द पावर -1। टाइम, टाइम में कितना आ जाएगा? टी। अभी ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 पहले से ही है, तो कितना आ जाएगा? एल टी टू द पावर -2। ओके, ये एक्सीलरेशन का आ गया। अच्छा, नेक्स्ट फोर्स। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं फोर्स का। ओके, सो फोर्स का कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फोर्स का? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी ध्यान से देखें, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। ओके, सो देखते हैं मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एम ब्रैकेट में इनटू एक्सीलरेशन का अभी हम लोगों ने निकाला कितना? एल टी टू द पावर -2। तो यहां से कितना आ जाएगा फाइनली? एम एल टी टू द पावर -2। ये हमारा आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन। या फोर्स के डायमेंशन को मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को निकालना है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर दो।
तो अगर हम लोग उस तरीके से जाए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, देखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन को हम लोग क्या ले सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फर्दर हम लोग वेलोसिटी को किस में ले सकते हैं, मास, वेलोसिटी को किस में ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे टाइम पहले से ही है। अब मास फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो अब लोग डायमेंशन लिखते हैं, मास का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m ब्रैकेट में इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l बाय टाइम का डायमेंशन t डिवाइडेड बाय नीचे टाइम है तो t, यहां से कितना आ जाएगा m l t टू द पावर माइनस 2। तो आंसर सेम आएगा, बस इस तरीके से जाएंगे तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, सो अगर हमको सिंपल इतना पता है, फोर्स का डायमेंशन निकालना है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास तो फंडामेंटल उसका डायमेंशन हमको पता है, एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन हम लोग निकाल लिया lt-2, सिंपली यहां पे रख दिया मास का m, एक्सीलरेशन का l, t टू द पावर माइनस 2। तो यहां से क्या निकल आया, फोर्स का डायमेंशन। ओके, एनी डाउट, नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताएं, ओके। तो अभी मैं जो डायमेंशन लिखने जा रहा हूं जिन क्वांटिटीज के, अगर उनके डायमेंशन तुम लोगों को याद रहता है तो आगे जो क्वांटिटीज आएंगी उनके डायमेंशन कैलकुलेट करने में बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। ओके, तो पहला आपको जो याद होना चाहिए, एरिया, एरिया का डायमेंशन कितना होता है, l टू द पावर 2। ओके, दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है, यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, l टू द पावर 3। थर्ड, या आप लोग यूनिट में लिखते चले, मीटर स्क्वायर होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ओके, थर्ड स्पीड, स्पीड का क्या होता है, l t टू द पावर माइनस 1। यूनिट क्या होता है, यहीं से हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, फोर्थ वेलोसिटी, एक ही बात है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी कितना होता है, l t टू द पावर माइनस 1। बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोगों को, इसको याद करने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप लोगों को याद होता रहेगा। फिफ्थ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने क्या देखा, m l t टू द पावर माइनस 2। यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, या हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, मास को m, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकंड, तो t टू द पावर माइनस 2 कितना है, सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये जो पांच क्वांटिटीज हमने लिखा है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, हाँ एक सॉरी एक और है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, l t टू द पावर माइनस 2। ओके, ये सभी को याद होना चाहिए। ओके, ये 6 क्वांटिटीज जो लिखी हुई है यहाँ पे, इनके डायमेंशनल फार्मूले अगर आप लोग याद रखते हैं, अगर याद रखते हैं तो फायदा क्या होगा कि जब आगे कैलकुलेट करेंगे अदर क्वांटिटीज के डायमेंशन, तो वहां पे आपको बहुत ही इजी होगा, आपके लिए बहुत ही इजी होगा। सो ये आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आ जाओ दूसरी क्वांटिटी की कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी प्रेशर, प्रेशर का कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ओके, अब फोर्स का डायमेंशन बोलो, कितना बताया था हमने, फोर्स का डायमेंशन कितना बताया था, m l t टू द पावर माइनस 2। एरिया, एरिया का डायमेंशन
ऐसे सिंपल दिमाग में याद रखें, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब L टू द पावर 2, ओके। सो L टू द पावर 2, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, m L टू द पावर -1 T टू द पावर -2, ओके। दिस इज द आंसर। सो प्रेशर का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m L टू द पावर -1 T टू द पावर -2। प्रेशर का आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रेशर का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, बस सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होता है, रो। डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, यूनिट है, जिसका डायमेंशन क्या होता है, l। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, l क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, m L टू द पावर -3। मतलब डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास में 1 डायमेंशन, लेंथ में -3 डायमेंशन। ऐसे डिफाइन करते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी मास में 1 डायमेंशन है, लेंथ में -3 डायमेंशन है, ओके। नेक्स्ट क्वांटिटी बोलो। नेक्स्ट क्वांटिटी किसका कैलकुलेट करना है, बोलो, चार्ज का कैलकुलेट करते हैं, चार्ज। तो देखें करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। तो चार्ज Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इंटू T। I फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। I क्या, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, T क्या, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या है, करंट का डायमेंशन क्या बताया था, कैपिटल A। टाइम का डायमेंशन T बताया था। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 80। चार्ज का डायमेंशन क्या आ जाएगा, 80। बोलो, चार्ज का डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 80, ओके। नेक्स्ट जो निकालना है, नेक्स्ट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोग 10th पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सभी लोगों को पता होगा। पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट कैसे डिफाइन करते थे, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। याद करें, रिकॉल करें डेफिनेशन। वर्क डन, पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट कैसे डिफाइन करते थे, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज Q। अब वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को नहीं पता है, बट पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, बाय चार्ज। सो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, mLT - 2। डिस्प्लेसमेंट S क्या है, डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, मीटर का मतलब डायमेंशन L, फंडामेंटल क्वांटिटी L। चार्ज का अभी निकाला इससे पहले 80, ओके। सो डायमेंशन कितना आ जाएगा यहाँ से, A ऊपर जाएगा, A टू द पावर -1 m L इंटू L स्क्वायर, ओके, एंड T टू द पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट करें जल्दी से, नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया, हो गया, चलो। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल G। तो कैपिटल G का अदर क्वांटिटी के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, या तो इसका यूनिट पता होना चाहिए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर।
जहां पे F क्या फोर्स, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 मास, M2 भी मास, R क्या डिस्टेंस। तो हम लोग को किसका निकालना है, किस क्वांटिटी का निकालना है, G का निकालना है। तो G को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, G इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर बाई M1 सॉरी M1 इंटू M2। तो देखिए यहां से G इक्वल टू इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, mlt टू द पावर -2। r क्या है, r डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर मतलब l। r डिस्टेंस, डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी, एक टाइप का लेंथ है। तो कितना आ जाएगा इसका, मीटर, मीटर का मतलब l, और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 क्या है, मास। मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M, m2 भी क्या है, मास। मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M। तो यहां से ध्यान से देखें कितना आ जाएगा, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, m टू द पावर -1 l स्क्वायर इंटू l कितना आ जाएगा, l क्यूब एंड t टू द पावर -2। चेक कर लें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में 5-6 आप लोगों को बताया बस उसको याद रखें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क डन का। वर्क डन बेसिकली मैं बता भी चुका हूं। सो वर्क डन, W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वर्क डन क्या होता है, Fs cos थीटा से, ये भी तो होता है। तो cos थीटा कहां छोड़ दे रहा है, मैं उस पे आने वाला हूं। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके, सो अभी देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t -2। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ। लेंथ का यूनिट मीटर, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या आ जाएगा लेंथ का, l। तो कितना आ जाएगा यहां से, m l स्क्वायर t टू द पावर -2। ये हमारा आ जाएगा वर्क डन का डायमेंशन। ओके, ये क्या आ जाएगा हमारा वर्क डन का डायमेंशन। ओके, सो इतना नोट करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलो बताता हूं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल्स, कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स टू कैलकुलेट, इसको मैं बाद में बता रहा हूं क्योंकि इसकी बाद में ही जरूरत पड़ती है। कैलकुलेट डायमेंशनल फार्मूला। रूल्स टू कैलकुलेट डायमेंशनल फार्मूला। सो रूल्स का मतलब, इसको मैं जस्ट बाद में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत ही बाद में पड़ती है, स्टार्टिंग में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सो पहला आप लोग नोट करें, नंबर कांस्टेंट। नंबर कांस्टेंट एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हाफ, 5, ये सब जो नंबर कांस्टेंट है, it or any integer, pi has no dimension, has no dimension। नंबर कांस्टेंट 1 2 3 4 5 -5 -6 1 करोड़ 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन। तो जो नंबर कांस्टेंट है इंक्लूडिंग पाई, इट हैज नो डायमेंशन। ओके, सेकंड एंगल, इंक्लूडिंग चाहे वो प्लेन एंगल हो, प्लेन और सॉलिड, हैज नो डायमेंशन, हैज नो डायमेंशन। ओके, इसको मैं और डिस्कस करने वाला हूं। कैसे नहीं होता देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल की बात करते हैं। प्लेन एंगल की बात करते हैं। सो प्लेन एंगल, एंगल इक्वल टू क्या होता है, कोई आर्क के सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है, ये रेडियस r, ये थीटा, और ये क्या हमारा आर्क लेंथ ए भी मान लेते हैं। तो ये एंगल थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं, आर्क लेंथ
सब लोग पढ़ चुके होंगे, ए बी बाई रेडियस, ये फार्मूला होता है, ये तो फार्मूला होता है। ओके, सो अब इस एंगल का अगर हम लोग थीटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो ये भी ए बी क्या लेंथ, एंगल का, इसको एंगल लिखते हैं, थीटा अदरवाइज कंफ्यूज हो गए, टेम्परेचर का डायमेंशन। ओके, एंगल, सो आर्क लेंथ, फार्मूला के एंगल का डायमेंशन हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और एंगल का फार्मूला क्या है, आर्क लेंथ ए बी बाई रेडियस। सो आर्क लेंथ एक टाइप का लेंथ का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल डिवाइड बाई रेडियस, ये भी रेडियस है, रेडियस भी क्या है, टाइप का लेंथ है, यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको l टू द पावर 0, नो डायमेंशन, लेंथ में इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मास में कोई डायमेंशन नहीं है, दैट मींस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, दैट मींस angle has no dimension in mass, zero dimension in length and zero dimension in time, that means angle is not depending upon mass, length and time. Okay, so it has no dimension. सेम तरीके से सॉलिड एंगल का, बट वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओके, सो कहने का मतलब है नंबर कांस्टेंट, ओके, हैज नो डायमेंशन, एंगल जिसमें प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल हैज नो डायमेंशन, एंड थर्ड, इसको मिटा रहा हूं मैं, पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, थर्ड वन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये होते हैं ना, इन 5 3 4 कुछ है ना, हैज नो डायमेंशन, हैज नो डायमेंशन, क्यों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला याद करें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड, यूनिट क्या होता है, मीटर, बाय हाइपोटेनियस तो भी क्या होता है, लेंथ होता है, सो लेंथ बाय लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। सेम तरीके से cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, cot थीटा के बारे में भी बोल सकते हैं। सो आप लोगों को याद कर रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैज नो डायमेंशन। ओके, 4 एक्सपोनेंशियल टर्म, like e to the power x, logarithmic function like log x has no dimension. ओके, इसको हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी आप इतना याद रखें कि एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर x, लॉगरिथमिक फंक्शन log x हैज नो डायमेंशन, यानी कि इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। जब लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों एक बार फिर से आएंगे वहां पे, और वहां पे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ डायमेंशनल फार्मूले आप लोगों को कैलकुलेट कराऊंगा कुछ क्वांटिटीज के, जहां पे पाई का टर्म आएगा, cos थीटा का टर्म आएगा। ओके, तो इसलिए ये बताना पड़ रहा है। सो आओ ऐसी क्वांटिटीज पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, आ जाओ, वर्क डन। सबसे पहले हम लोग वर्क डन से स्टार्ट करते हैं। वर्क डन, ओके, वर्क डन का जनरल फार्मूला क्या होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। बोलो जनरल फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहां पे F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब बताएं वर्क डन का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मैं बता चुका हूं, m l t टू द पावर -2। डिस्प्लेसमेंट s का डायमेंशन क्या होता है, l, और cos थीटा भी हमने बताया कि cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, उसको छोड़ देंगे एज इट इज। तो कितना आ जाएगा यहां से m l स्क्वायर t टू द पावर -2। ओके, जल्दी से नोट करें।
सो डाउट क्लियर हुआ कि यहाँ पे cos थीटा मैंने वहां पे क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। सो काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखें m क्या मास, v वेलोसिटी, हाफ क्या है? एक नंबर कांस्टेंट है। हाफ क्या है? एक नंबर कांस्टेंट। और अभी हमने बताया कि नंबर कांस्टेंट इंक्लूडिंग पाई हैज नो डायमेंशन। तो जब डायमेंशनल फार्मूला निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस हाफ को भूल जाएंगे कि है ही नहीं, क्या लिखेंगे एम बी स्क्वायर। अब m क्या है? मास, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? m, v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt माइनस 1, मैं बता चुका हूँ, याद होना चाहिए। स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से डायमेंशन क्या आ जाएगा? m l स्क्वायर t माइनस 2। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए दो चीजें, वर्क का डायमेंशन क्या आया था? m l टू t माइनस 2। एनर्जी का भी डायमेंशन क्या आया? m l टू t माइनस 2। ओके, और एक चीज, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या आया? सेम आया, m l टू t टू द पावर माइनस 2, एंड एनर्जी का डायमेंशन कितना आया? m l स्क्वायर t माइनस 2। तो एक चीज ध्यान रखें, वर्क एंड एनर्जी एक ही टाइप की क्वांटिटी है, वर्क भी एक टाइप का एनर्जी होता है। ओके, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे आगे। सो एक चीज यहां से लेके, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैज सेम डायमेंशन m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। अब चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, हर टाइप के एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा? m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डायमेंशन पे और क्वांटिटीज के भी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे और भी अच्छी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।